हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ है और यहाँ से घुमा फिरा के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जवाबदेही और पारदर्शिता के साधन के रूप में सूचना के अधिकार पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं और ये पूरा टाइम लिमिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप केवल इनपुट ले सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर नहीं है, फिर भी आप समयबद्ध तरीके में यहाँ से कवर कर सकते हैं चीज़ें। प्रशासन में समयबद्ध जवाबदेहिता, आरटीआई के बारे में यहाँ पर लिखा जा रहा है। प्रशासन में समयबद्ध जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था। अब यहाँ पे आरटीआई के कुछ लाभ दर्शाने हैं और यहाँ पे मेनली जो फोकस करना है, चुनौतियों पे फोकस करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन फिर भी हमें आरटीआई क्योंकि एक अच्छी चीज़ है तो इसके लिए इसके लाभ भी हमें क्वेश्चन में आंसर में अपने बताने पड़ेंगे। तो पारदर्शिता आती है इससे, जवाबदेहिता, सुशासन सुनिश्चित होता है, समयबद्ध तरीके से इसमें जवाब दिया जाता है, गुणवत्ता होती है इसमें, भ्रष्टाचार निगरानी में ये सहायता करता है, नागरिक केंद्रित प्रशासन में ये हेल्प करता है आरटीआई, जो कि 2005 में आया था। अब आरटीआई की सीमाएं और चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि आलोचनात्मक टिप्पणी करनी थी तो ये जो है थोड़ा चुनौतियां और सीमाएं जरूर इसमें डालनी पड़ेंगी। तो आरटीआई के तहत लगातार सूक्ष्म स्तर की समस्याएं और जवाब देने की बाध्यता सरकारी नीति निर्माण में बाधक है। मतलब बार बार जो है आरटीआई करने से जो नीति निर्माण में लगे हुए लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है और अच्छी नीति जो है उसके लिए समय नहीं बचता नीति निर्माण में, तो ये बाधक के रूप में हमें दर्शाना था। वैसे आरटीआई अच्छा है, फिर भी हमें यहाँ आलोचनात्मक टिप्पणी जो है करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। अत्यधिक कार्यबोझ अधिकारियों को हित और कल्याण संबंधी योजना क्रियान्वयन से रोकता है। मतलब ज़्यादा काम हो जाता है तो जो कल्याणकारी काम है उसमें देरी होती है। फिर वित्तीय मामलों और अन्य प्रमुख विभागों को आरटीआई दायरे से बाहर रखा गया है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, फिर भी वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार उजागर करता है कि गोपनीयता न रहने से जीवन रक्षा का भी संकट आता है उनकी। अगर कोई व्यक्ति जो है उसने आरटीआई के माध्यम से कोई चीज़ प्राप्त की और वो उसने उसको सार्वजनिक कर दिया, तब उसकी जीवन रक्षा से संबंधित भी जो है संकट आ जाता है। सूचना आयोग के अध्यक्ष को चुनाव आयोग के समान अधिकारों की शर्त को हटाया जाना प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। अभी जो है सूचना आयोग में थोड़ा चेंजेस आए हैं। जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको जो पहले चुनाव आयोग के सदस्यों के बराबर ही उनको सभी चीज़ें दी जाती थी, उनका जो सब कुछ मैनेज किया जाता था, लेकिन अब ये सरकार के अंतर्गत आ गया है कि सरकार, केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा उन्हें जो है उनके लिए जो कार्य शर्तें हैं या फिर जो वेतन भत्ते हैं वो उनके मतलब अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद फिर भी हमें आरटीआई को अच्छा ही दिखाना है क्योंकि ये आरटीआई जो है अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, इसलिए लास्ट में एक बार अच्छा लिखना पड़ेगा। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद सूचना के अधिकार ने प्रशासन को एक ऐसे अप्रत्यक्ष दबाव के तहत ला दिया है जिससे उन्हें नीति निर्माण या नीति लागू करने में जन कल्याण और जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होती है। मतलब एक दबाव बना रहता है। और यहाँ पे मैंने एक छोटे से आर्टिकल उसे मैप के थ्रू बता दिया है थोड़ा सा कि आरटीआई में जवाब देना पड़ता है और ये जो है मौलिक अधिकार का मतलब जो इसको कहाँ पे रखा गया है, तो 19(1) में इसको रखा गया है आरटीआई को, अनुच्छेद 19 के 1 में। नेक्स्ट बात करेंगे, ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिए। चुनौतियों का उल्लेख, यहाँ पर चुनौतियों का भी उल्लेख करना था, पूरा क्वेश्चन यही था कि चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। तो ई गवर्नेंस त्वरित और पारदर्शी माध्यम से शासन करने का एक तंत्र है जिसमें आधुनिक तकनीकी और संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले ई गवर्नेंस के बारे में कुछ चीज़ है। अब ई गवर्नेंस है तो उत्तर प्रदेश की जो पहले हैं, जैसे लोकवाणी जो है, भूमि अभिलेखीकरण, ई सेवा, ई सुविधा, जन सेवा केंद्र, ई एफआईआर, ये सभी जो हैं, ई शिकायत निवारण, ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो ई गवर्नेंस संबंधी जो यूपी की पहल है उसके बारे में हमें थोड़ा सा चर्चा भी करनी पड़ेगी अलग से। तो लोकवाणी जो है के माध्यम से कम समय में जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र बन जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। भूमि अभिलेखीकरण के बारे में आप लिख सकते हैं, यूएल पिन, जो स्वामित्व योजना वगैरह, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं भूमि रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। फिर जन सुविधा केंद्र की व्यवस्था हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच इसके माध्यम से सुनिश्चित हो जाती है। ईएफआईआर के माध्यम से हम घर बैठे अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कूली शिक्षा में प्रशिक्षण में इसमें ऑनलाइन जो है व्यवस्था हो गई दीक्षा ऐप के माध्यम से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो डिजिटल साक्षरता की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता में कमी है, नीतियों की जानकारी जमीनी स्तर पर नहीं पहुँचती है, ई गवर्नेंस का धीमी चाल से विकास हो रहा है, मतलब ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है ये।
गोपनीयता के मुद्दे, ये सबसे मेन मुद्दा है गोपनीयता का, कि लोगों को डर रहता है कि उनका डेटा लीक हो जाएगा। डिजिटल डिवाइस की महंगी कीमतें, डिजिटल डिवाइस भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उपलब्ध नहीं हो पाती आसानी से, जो अच्छी डिवाइसेस हैं। उपरोक्त आधार पर कहा जाता है कि ई गवर्नेंस जहां सुशासन प्राप्त करने में मदद कर सकता है, वहीं अगर इससे संबंधित समस्या निदान पर ध्यान दिया जाए तो हम सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। मतलब सुशासन के लिए ई गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे शिकायत निवारण तंत्र के घटकों की चर्चा कीजिए। शिकायत निवारण नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं? तो शिकायत निवारण तंत्र अनेक छोटे बड़े शिकायत निवारण उपायों का तंत्र है। मतलब शिकायत वाला जो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसको मिला दिया जाए तो तंत्र बन जाएगा, जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति या संबंधित अन्य व्यक्ति, संस्था या समूह प्रशासन स्तर पर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बात जो है पहुंचा सकता है, मतलब शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से। इसके लाभ यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति करने में सुविधा, त्वरित समाधान, नागरिक केंद्रित प्रणाली, अपराध भय, लोगों के अंदर अपराध का भय, अपराध करने से पहले भय रहता है कि शिकायत कर दी जाएगी। अब ये घटक क्या क्या हो सकते हैं शिकायत से संबंधित? तो जनहित याचिका, जस्टिस भगवती द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था, जनहित याचिका को। इस शिकायत याचिका का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका यूज़ कर सकता है। लोकपाल या फिर लोकायुक्त जो है, ये केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के माध्यम से प्रशासनिक भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत यहाँ पर की जा सकती है। इसीलिए ये लोकायुक्त होता है कि जो प्रशासन में हैं लोग वो भ्रष्टाचार ना करें। ऑनलाइन ऐप पोर्टल, जो ऐप या फिर जो पोर्टल होते हैं, तो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माध्यम समस्या निपटान में सबसे सुलभ प्रारूप में से एक है। और शिकायत निवारण तंत्र के लाभ क्या क्या हैं? तो अपराध पूर्व भय, त्वरित निदान की जिम्मेदारी, नागरिक संतोष की भावना, शासन की प्रक्रिया पर विश्वास, बदले के रूप में घटित अपराध में कमी। बहुत सारे अगर शिकायत नहीं हो पाती लोग तो बदले की आग में फिर दूसरा अपराध कर लेते हैं। उसके बाद शासन में सहयोग करने में भी ये शिकायत निवारण तंत्र जो है उपयोगी होते हैं। शिकायत निवारण है तो उत्तर प्रदेश की पहले क्या क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो जन सुनवाई पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस पोर्टल का समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण का प्रयास इसमें किया जाता है और पीड़ित को त्वरित मदद मिलती है। उदाहरण के लिए आप अपना कोई उदाहरण डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम हुई थी, उससे संबंधित यहाँ पर मैंने उदाहरण डाल दिया था। उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण पोर्टल, यह पोर्टल नागरिकों को पारदर्शी ढंग से IGRS पोर्टल पर समस्या समाधान हेतु मदद और समस्या ट्रैकिंग उपलब्ध करवाता है, समस्या का समाधान कहाँ तक हो गया है। निवेश मित्र ऐप जो है, ये उद्यमी जो व्यक्ति होता है उनकी सहायता के लिए निवेश मित्र ऐप है। वुमेन हेल्पलाइन खासकर महिलाओं से केंद्रित है, उनकी शिकायत से उनकी शिकायतों का त्वरित निपटान यहाँ पर निवारण किया जाता है। अतः शिकायत निवारण तंत्र ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार, कार्यकारी समूह व नीति निर्माण व क्रियान्वयन करने वाली अन्य समस्याओं पर निगरानी करने व उनका निपटान करने में तेजी दिखाई। इससे न केवल नागरिक संतुष्टि को बढ़ावा मिला है बल्कि विदेशी निवेश को भी इसने आकर्षित किया है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आप डाल सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो आपको ये चीज़ें जो है ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, और इसको आगे भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।